वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स क्लासेस पर। आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। जल्दी से अपने नोट्स में आप लिख लीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस को आज हम पढ़ने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर काफ़ी वेराइटी है, काफ़ी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। तो प्रत्येक सवाल को यदि हमने सही करना है तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहेगा, आपकी नज़र व्हाइट बोर्ड पर जरूर बनी हो, जिससे कि कोई भी बात आपसे ना छूटे। सबसे पहले हम इसके कुछ कीवर्ड्स को जानेंगे। कीवर्ड्स किस किस तरीके के, बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं भाई, ये ध्यान रखना है आपने। हम बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम प्रत्येक सवाल को समझेंगे, बड़े बड़े सवालों को समझ लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना है कि क्या होता है क्रय मूल्य, क्या होता है विक्रय मूल्य। इसके कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमें समझने हैं। तो जल्दी से सबसे पहले तो एक नोट बना के लिख लीजिएगा आप। एक नोट सबसे पहला आपका होना चाहिए, आपकी डायरी में सबसे टॉप पर लिख लीजिएगा। नोट नंबर 1, इसका बड़ा महत्व है। पहले नोट को आप लिख लीजिएगा। लिखें आप लोग, लाभ और हानि की गणना हमेशा, लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाएगी जब वस्तुओं का मूल्य दिया गया हो। पूरी लाइन लिख लीजिएगा। लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाएगी जब वस्तुओं का मूल्य दिया गया हो। नोट नंबर 2, इसको भी आप लिखें। लाभ और हानि की गणना हमेशा विक्रय मूल्य पर की जाएगी। लाभ और हानि की गणना हमेशा विक्रय मूल्य पर की जाएगी जब वस्तुओं की संख्या दी गई है। लिख लेना इन बातों को, जब वस्तुओं की संख्या दी गई है। सही है। चलिए अब सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं क्रय मूल्य। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। यहां पर लिख लीजिएगा आप विक्रय मूल्य। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है सेलिंग प्राइस। बड़े उम्दा सवाल पूछे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, और मिनिमम 2 से 3 सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जरूर पूछे जाएंगे। तो सही करना है उन सवालों को आपने, तो इसके लिए आप वीडियो के अंत तक आप जरूर बनेगा। कहीं पर भी स्किप मत कर देना आप। कहीं पर यदि आप स्किप करोगे तो हो सकता है कि आपका स्किप किया हुआ क्वेश्चन हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आ जाए। तो बिल्कुल ईमानदारी से हमें चलना है, बिल्कुल सही तरीके से सारी चीजों को हमने व्यवस्थित करते चलना है। चलिएगा, तब प्रॉफिट एंड लॉस को यदि हमें समझना है तो सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमें अपने आप को एक विक्रेता मानना होगा, हमें अपने आप को एक डीलर मानना होगा। क्लियर है इतनी बात? मान लीजिएगा मेरे घर पे एक दुकान है, कोई भी एक दुकान हो सकती है, सही है। तो मुझे अपने आप को सबसे पहले क्या समझना है? विक्रेता। अब मान लीजिएगा कोई विक्रेता 20 रुपए का कोई पेन लेकर आया। कितने रुपए का लेकर आया? 20 रुपए का। और उसने यदि वही पेन 25 रुपए का मार्केट में सेल कर दिया। कोई उसकी दुकान पर एक ग्राहक आया, उसने कहा सर ये पेन कितने का है? तो वो 20 रुपए का नहीं देगा उसको, उसने कहा ये पेन 25 रुपए का है। लेकिन यदि वो ग्राहक वहां पर पूछने लग जाए कि सर आप कितने का लेकर आए थे, तो वो कभी भी विक्रेता ये नहीं बताएगा कि वो कितने रुपए का लेकर आया। सही है। क्योंकि मार्केट में हम ये चीजें आपने हमेशा देखी होंगी कि 20 रुपए का माल यदि लेकर आया है और 25 रुपए में भी यदि कोई आदमी सेल कर रहा है, तो यहां से आप लोगों को एक बात तो समझ आ रही होगी, क्रय मूल्य का मतलब आप समझ गए होंगे कि जिस मूल्य पर हम मार्केट से, बड़े स्टोर से अपनी दुकान में सामान लेकर रखते हैं, वो अपने आप में क्या होता है? क्रय मूल्य। कई बार इसको खरीद मूल्य भी बोला जाएगा। और जिस मूल्य पर हमने उसको सेल किया है, जिस मूल्य पर हमने उसको बेचा है, वो अपने आप में क्या होगा? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो एक छोटी सी बात है लेकिन बेसिक बात है, आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। आप मुझे बताओ, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हमसे ये पूछ लिया जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर यदि हमसे ये पूछ लिया जाए कि बताना भाई कितने रुपए का लाभ हुआ, तो भाई 20 रुपए का आपने कोई भी पेन खरीदा था और उसको 25 रुपए में किसी ग्राहक को बेच दिया, तो इसका मतलब कितने रुपए का लाभ हुआ? कितने रुपए का लाभ हुआ? 5 रुपए का। क्लियर है इतनी बात? अब मैंने आपको दोनों नोटों में यही लिखाया है कि लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाएगी जब वस्तुओं का मूल्य दिया गया हो। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, 20 रुपए का पेन था, मूल्य दिया हुआ है, 25 रुपए का पेन बेचा जा रहा है। तो इसका मतलब हम, क्लियर सी बात है, यहां पर डिफरेंस इन दोनों वैल्यू का करने के बाद हम यहां पर क्या कैलकुलेट कर चुके हैं? हमेशा ध्यान रखना है 5 रुपए हमें लाभ के मिल चुके हैं।
लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर होता यह है कि आपसे लाभ पूछा जाता है। मान लीजिएगा यही वैल्यू थोड़ी बड़ी कर देगा, इसी वैल्यू को थोड़ा और बड़ा कर देगा। हो सकता है कि एक 1100 रुपये का पेन हो और उसको 1225 रुपये में कुछ तरह से सेल किया जा रहा है। तो समझ रहे होंगे आप लोग मैं क्या कहना जा रहा हूँ। तो होता क्या है कि भाई लाभ अगर रुपीज में पूछा जाए तो हम तुरंत बताएंगे, डिफरेंस दोनों का कर लेंगे। लेकिन लाभ आपसे पूछा जाएगा परसेंटेज में, लाभ पूछा जाएगा प्रतिशत में। अब आपने जनरली देखा होगा जूनियर क्लासों में हम किस तरह से अपने परसेंटेज को कैलकुलेट करते थे कि जो भी हमारे मार्क्स आते थे हम ये देखते थे कि पूर्णांक कितने का है, मैक्सिमम मार्क्स कितने के हैं, उसको नीचे डिवाइड में रख करके मल्टीप्लाई बाई 100 करते थे। तो यही काम आपने यहां करना है। 5 अगर आपने परसेंटेज में लाभ कैलकुलेट करना है, नए व्यूवर्स इस बात को ज्यादा ध्यान दें, अगर आपने परसेंटेज में लाभ यदि कैलकुलेट करना है तो 5 रुपए का लाभ हुआ कितने रुपए के ऊपर, 20 रुपए के ऊपर। अब आप कहोगे आपने 20 क्यों ऊपर रखा हुआ, 25 नीचे, मतलब 20 रुपए आपने नीचे क्यों रखा हुआ है, 25 क्यों नहीं रखा? क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले लिखा दिया है कि लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पर की जाएगी, क्रय मूल्य पर, जब वस्तुओं का मूल्य दिया गया। क्लियर है इतनी बात? तो सीधी सी बात है 5 रुपए का लाभ हुआ, 20 रुपए पर गुणा कितना हो जाएगा, 100। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25% का लाभ, 25% प्रॉफिट। सही है? क्लियर हुआ यहां तक? चलिए और समझ लेते हैं भाई। मान लीजिएगा 20 रुपए का कोई पेन कोई विक्रेता अपनी दुकान में ला करके रखता है और उसने यदि 18 रुपए में इसको सेल कर दिया। ध्यान से देखो आप लोग, 20 रुपए का पेन 18 रुपए में यदि उसको सेल कर दिया तो सीधी सी बात है कम में बेच रहा है। भाई जितने में लेकर आया था उतने में तो उसने बेचा नहीं, जितने में लेकर आया था अगर उतने में बेचता तो ना लाभ होता ना हानि होती। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, 20 रुपए का लेकर आने के बाद उसने 18 रुपए का सेल कर दिया, तो सीधी सी बात है हम यहां पर क्या समझेंगे कि 2 रुपए की उस विक्रेता को क्या हो गई है, हानि हो गई है। तो हानि अगर रुपीज में पूछी जाए तो आप 2 रुपए की हानि बताएंगे, लेकिन यदि हानि अगर परसेंटेज में पूछी जा रही है, हानि यदि परसेंटेज में पूछी जा रही है, तब आप क्या करेंगे, इस 2 रुपए के नीचे जो वैल्यू लिखने वाले हैं फिर से आप क्या रखेंगे, क्रय मूल्य को रखेंगे। क्यों? क्योंकि लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है जब वस्तुओं का मूल्य दिया गया हो। दूसरे नोट का भी इस्तेमाल नहीं होने वाला है यहां पर। सही है? तो 2 रुपए का उसको घाटा हुआ 20 रुपए पर, गुणा कितना हो जाएगा, 100। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप मुझे बताइएगा क्या हो चुका है, उसको 10% हानि हो चुकी है। तो ये बात तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें लाभ और हानि परसेंटेज में कैलकुलेट करनी है या रुपीज में कैलकुलेट करनी है। इतनी बात समझ आ रही है? चलिएगा आगे चल लेते हैं। आगे क्या समझना है हमें, लाभ हम समझ चुके हैं, हानि हम समझ चुके हैं परसेंटेज पर। जैसे एक छोटा सा सवाल है, अगर हमसे बोल दिया जाए सवाल में, एक सवाल की लैंग्वेज उसने बोल दी है कि कोई विक्रेता 500 रुपए की एक दीवार घड़ी, 500 रुपए की एक दीवार घड़ी 600 रुपए में सेल करता है, 600 रुपए में बेचता है, तो बताइए लाभ प्रतिशत कितना होगा। एग्जाम वाले हमेशा आपसे लाभ प्रतिशत पूछेंगे, तो सीधी सी बात है आप इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, कितने रुपए का उसको लाभ हुआ, 100 रुपए का। 500 रुपए में खरीदी थी, 500 रुपए में खरीदी थी, 600 रुपए में बेच दी है, 100 रुपए एक्स्ट्रा करने के बाद। तो सीधी सी बात है हम यहाँ पर नीचे क्या रखने वाले हैं, क्रय मूल्य। हमेशा क्रय मूल्य रखा जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100। तो हमारे सवाल का जो आंसर हो चुका है वो कितना हो चुका है, 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट मतलब लाभ। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा टॉपिक है ना भाई, ये लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, बट्टे को अभी हम नहीं छेड़ रहे हैं। लाभ, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, हानि, इन्हीं 4 कीवर्ड्स पर ये पूरा का पूरा टॉपिक घूमता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज यदि हमने एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ ली तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता है। तो सबसे पहले तो बेसिक क्वेश्चनों को देख लेते हैं। बेसिक क्वेश्चन किस तरीके से हम जल्दी जल्दी करेंगे, कैलकुलेशंस आसान करने के तरीके भी हम सीखेंगे, किस किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर वो चीजें हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसके कुछ सवालों को देख लेते हैं, उन सवालों पर हम किस किस तरीके से अभी काम करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम नई चीजों पर बढ़ेंगे। ये टॉपिक की बिल्कुल शुरुआत है और ऐसे सवाल अगर हमसे पूछे जाएंगे तो हम उनको बड़े आसानी से बना लेंगे। आइए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पर आपके सामने है। हर क्वेश्चन के अंदर क्या क्या उनका सॉल्यूशन रहने वाला है उसको भी हम देखेंगे। बेसिक पैटर्न पर भी देखो सवाल आते हैं, ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं आते, बस चीज़ों को आपने समझना है। कहीं ऐसा ना हो कि छोटे सवालों में आपका ज़्यादा टाइम लग जाए।
तो पहले सवाल को अगर हम ध्यान से देखें, बस पेपर वाला ये कर सकता है कि वैल्यू को थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके बोल सकता है, हजारों में लाखों में संख्याएं दे सकता है। यहां पर देखा तो क्वेश्चन में लिखा कि रेखा ने एक स्कूटर 20,000 रुपए में खरीदा, सही है, लेकिन और 22,000 रुपए में उसको सेल कर दिया, मतलब बेच दिया। तब पूछा गया क्वेश्चन है कि लाभ प्रतिशत कितना है, पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया सवाल। तो आप यहां से एक बात तो कंफर्म कर चुके होंगे कि रेखा ने जो स्कूटर 20,000 रुपए में खरीदा है वो उसका क्या हो चुका है, क्रय मूल्य है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था आपने एक दुकानदार के तौर पर पूरे प्रॉफिट एंड लॉस को देखना है, एक विक्रेता के तौर पर। तो आप मुझे बताइए 20,000 रुपए में, यहां पर सॉल्यूशन देख ले, ठीक है, 20,000 रुपए में उसने स्कूटर खरीदा है और 22,000 रुपए में यदि उसको सेल कर दिया है तो सीधी सी बात है उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 20,000 रुपए में स्कूटर लेकर आई थी और 22,000 रुपए में उसने सेल कर दिया, तो इसका मतलब उसको क्या हुआ है, 2,000 रुपए का लाभ हुआ है। और लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पर की जाती है, क्रय मूल्य पर। और ये बात तो आप समझ चुके होंगे कि यहां पर क्वेश्चन में क्रय मूल्य ढूंढना, विक्रय मूल्य ढूंढना, जितना क्वेश्चन आप पढ़ोगे उतना आप लोगों को ज्यादा आसान लगेगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे सवाल का जो आंसर आएगा ये आ जाने वाला है कितना, 10%। 10% उसको प्रॉफिट हुआ है, किसको, रेखा को। क्लियर है इतनी बात, सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन को भी एक बार नोट करते रहना, जिन्होंने अभी अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर एंट्री ली है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। बाकी काफी लोगों को तो ऐसा लग रहा होगा तो आसान सवाल है, चिल्लर सवाल है, कैसे कैसे चिल्लर सवाल दे दिए, ये तो बड़े आसान होते हैं। आसान उन्हीं के लिए हैं जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है, मैं पहले क्लियर बता देता हूं। तो बड़े सवालों को भी देखेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक पुस्तक की लागत, कोई भी पुस्तक है, जैसे आप इस समय कोई भी पुस्तक यदि आपके घर पे रखी हुई है, आपके स्टडी रूम के अंदर रखी हुई है, उसकी लागत कीमत 150 रुपए है। लागत कीमत का मतलब समझिए, लागत कीमत का मतलब यह है कि जब आप उसको खरीद रहे थे तब 150 रुपए आपने दिए। तो सवाल वाले ने बोला कि 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचनी चाहिए। अब देखो सवाल आपके स्टार्ट हो चुका है। ये सवाल बड़े ही अच्छे होते हैं, घुमा घुमा करके अलग अलग सवाल बनाए जाते हैं, वैल्यू को बदला जाता है, बस आपने चीजों को समझना है। अब इसमें ऐसे सवालों में देखो क्या किया जाएगा, आपने बस ये काम करना है कि इस क्वेश्चन में आपने ये देखना है कि आपसे पूछा क्या गया है। सबसे पहली बात तो ये आपसे पूछा गया उसे कितनी कीमत पर बेचा जाना चाहिए। मान लीजिएगा मैं एक दुकानदार हूं, मैंने एक 150 रुपए की पुस्तक खरीदी है, घर पे लेकर आके अपनी दुकान में उसको रख दिया मैंने, और दुकान में रखने के बाद मैं अपने आप से पूछ रहा हूं कि अगर मैं इसको 20% के लाभ पर अगर बेचूंगा तो कितने रुपए में बेचूंगा। मतलब जो ग्राहक मुझसे लेने आएगा इस दुकान को, सॉरी इस पुस्तक को, तो मैं उसको कितने रुपए में उसको सेल करूंगा। तो इसके लिए देखो आपने क्या करना है, आपने करना यह है कि जो भी परसेंटेज दिया हुआ है उसको आपने देखना है। और परसेंटेज में केवल और केवल हमें यह देखना है कि 20% का लाभ का मतलब तो यही हो गया ना भाई कि 100 रुपए का यदि सामान था तो वो कितने का जा रहा है, 120 रुपए का जा रहा है। अब आपको कहोगे ऐसा कैसे, परसेंटेज बड़ी आपकी आसान होनी चाहिए, कैलकुलेशन बड़ी आसान होनी चाहिए, तभी जाकर के आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी मैनेज कर पाओगे। भाई 100 रुपए का सामान अगर मैं 120 का बेचूंगा तो 20% का लाभ नहीं हो गया क्या, बिल्कुल हो चुका है। आप इसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं ऐसे, अगर 10 रुपए का सामान मैं कितने का बेचूंगा, 12 रुपए का, तो 20% का लाभ होगा। इतनी बात सबको समझ आ रही है। ये वैल्यू लिखने के बाद आपने ये ध्यान नहीं देना कि 150 है क्या, बस परसेंटेज पर अभी ध्यान दीजिएगा। आप परसेंटेज पर ये ध्यान देना कि कैसे मैंने 10 से 12 लिखा हुआ है, क्योंकि 10 रुपए का यदि मैं 20% कैलकुलेट करूंगा तो वो कितना आ जाने वाला है, 2 रुपए। मैंने 10 रुपए में 2 रुपए ऐड करके 2 रुपए जोड़ करके कितना लिख दिया है, 12 रुपए। बस ये काम आपने करना है। और एक बार अगर आप इस पैटर्न में ढल जाते हो तो उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली। तब यदि पुस्तक का अगर मैं अपने आप से यहां पर कीमत देखता हूं, लागत कीमत देखता हूं, तो वो कितनी है, 150 रुपए। क्वेश्चन से अब मैच कराना है आपने। मैंने अपनी लागत कितनी मानी है, 10 रुपए। आप इस 10 को कुछ भी मान सकते हैं, 1 रुपया, 11 रुपए, 12 रुपए, कुछ भी, लेकिन परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। सही है। कई लोग कहते हैं 100 मान लो, 100 मान करके मैक्सिमम क्वेश्चन किए जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन जब थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं तो हमें 100 भी मान करके क्वेश्चन नहीं करना होता, फिर हमें फ्रैक्शन पर जाना होता है। वो चीजें समझेंगे बाद में, लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब 10 रुपए की मैं खरीद कर ला रहा हूं तो 12 रुपए की बेच रहा हूं, तब जाकर के मुझे क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है।
लेकिन 10 रुपए की खरीद रहा हूं तब ना, लेकिन ये क्वेश्चन वाला कितने की खरीद रहा है, 150 रुपए की, तो कितने गुने का रिलेशन बना, 15 गुने का। ये 15 गुने का रिलेशन का मतलब क्या हुआ, 150 को हमने 10 से काटा तो 0 से 0 कटेगा तो यहां पर कितना आएगा, 15। कुछ इस तरह से एक बार देख लीजिएगा, आगे मैं आप लोगों को क्लियर नहीं करूंगा इस चीज को, क्लियर है। तो 15 गुने का रिलेशन बन चुका है। तो कहने का मतलब जो रिलेशन इधर बना है वही रिलेशन इधर बनने वाला है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, ये आपके सवाल का आंसर होगा। अब 15 का डबल कितना हो चुका है, 30। 15 एकम 15 और 3 कितना हो चुका है, 18। ये आपके सवाल का आंसर है 180। क्लियर है इतनी बात। लेकिन मैं आपको जानकारी यहां पर और दे दूं कि जब कभी भी मैं क्वेश्चन आगे अटेम्प्ट करूंगा तो मैं यहां पर केवल देखूंगा कि कौन कौन सी संख्याएं हैं और कौन कौन सी संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर कौन सा मल्टीपल यहां पर बनने वाला है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये 3 चौक 12 है और यहां पर देखा जाए तो 3 पंजे 15 है। बस मैंने क्या कहा, एक बार पैटर्न में आपने ढलना है, उसके बाद सारी चीजें आपको समझ जाएंगी। बेसिक क्वेश्चन में इन चीजों को मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूं, बड़े क्वेश्चन में जल्दी से वहां पर आंसर कर लेंगे हम लोग। तो आप मुझे बताओ 3 3 कितना है, 9। अगर मैं यहां पर 180 इस तरह से कैलकुलेट ना भी करता कि 12 की मल्टीप्लाई 15 से करूं, मैं ये भी कर सकता था कि 3 3 होता है 9, मतलब 9 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए, और 9 से संख्या ये नहीं कटती क्योंकि 2 और 1 कितना हो चुका है, 3, 8 और 1 9, ये कटता है, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता। ये आपके सवाल का आंसर आ चुका है। और इसी पैटर्न को, इसी मल्टीपल को, इसी गुणक का मैं इस्तेमाल करूंगा पूरे टॉपिक के अंदर, क्योंकि कैलकुलेशन हमें जल्दी से करनी है। और जो कॉम्पिटिटर एग्जाम के अंदर कैलकुलेशन अपनी आसान बना के जाते हैं, उन्हीं के सबसे ज्यादा सवाल होते हैं विद इन टाइम। ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। यदि आपने एक अंक नहीं देखा है तो एक अंक प्लेलिस्ट में पहले से मौजूद है, आप उसको भी देख लें। मैं उसका भी इस्तेमाल करने वाला हूं, एक अंक भी इस्तेमाल करेंगे, मल्टीपल भी यहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। पॉइंट्स की भी कुछ कैलकुलेशन देखेंगे कि किस तरह से वो क्वेश्चन जल्दी किए जाएंगे। बातें शायद आप लोगों को समझ आ गई होंगी। चलिए, अब जो लोग इन वीडियो को स्किप करते हुए जा रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्या क्या बोलता जा रहा हूँ, सही है। इन सवालों को यहाँ पर लेने का और मुझे बेसिक बात है यहाँ पर बताने का जो मेन कारण है वो आप समझ रहे होंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद कर 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीदी हैं। 1 रुपया 25 पैसे प्रति वस्तु का मतलब क्या हो गया, एक वस्तु प्रति वस्तु के भाव से बेच दी है। सौदे में उसका प्रतिशत लाभ बताइए। प्रतिशत, देखो मैंने क्या बोला था आपसे, बेसिक जब हम कर रहे थे कि बेसिक में हमने यही सीखा था कि परसेंटेज में ही आपसे लाभ या हानि मैक्सिमम पूछी जाती है, रुपीज में नहीं पूछी जाती। और रुपीज में अगर पूछी भी जाएगी तो हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ध्यान से देखूं ये 12 वस्तुएं 12 रुपए में लेकर आया है। अब देखो ये क्वेश्चन ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बड़े ही मजेदार होते हैं। अभी आएगा कि 36 वस्तुएं 12 रुपए में खरीदी हैं, अभी ऐसे ऐसे सवाल आएंगे बड़े मजेदार होंगे और कैलकुलेशन करने में बड़ा मजा आने वाला है। तो आप मुझे बताओ 12 वस्तुएं 12 रुपए की हैं, तो एक वस्तु का मूल्य कितना आ गया, आप इसको इससे काट दीजिए, 1 रुपया। तो इसका मतलब ये हो गया है कि यहां पर मैं लिखूंगा क्रय मूल्य, इधर लिखूंगा मैं विक्रय मूल्य। अब आप कहोगे परसेंटेज यहां पर नहीं आया, तो इसलिए मैं वो काम नहीं कर रहा हूं जैसे मैंने वहां पर 10 और 12 मान लिया था, सही है। एक बार मैंने क्या कहा, पैटर्न में ढलना है, उसके बाद सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब आप मुझे बताइए, एक वस्तु जो खरीद कर लाया है, लिखा हुआ ना खरीद का मतलब क्या, वो विक्रेता 1 रुपए की लेकर आया था, लेकिन उसने क्वेश्चन में बोला है कितने की बेच दी है, 1 रुपया 25 पैसे की। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रुपीज में लाभ बताइए, तो हम कहते 25 पैसे का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। लेकिन हमसे ये पूछा गया कि परसेंटेज में बताइए, तो सीधी सी बात है 25 पैसे का उसको लाभ हुआ है। ध्यान से देखो, 25 पैसे एक्स्ट्रा बेच रहे हैं। 25 पैसे का लाभ हुआ है किसके ऊपर, 1 रुपए के ऊपर गुणा 100, पॉइंट हटाएंगे, 00 घटाएंगे, तो आंसर कितना हो चुका है, 25%। एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल था, ठीक है। और सवालों की ओर बढ़ते हैं कि किस तरह से इसी बेसिक पैटर्न पर जो हम सीखते हैं कि लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पर कैसे कैसे सवाल बनते हैं, थोड़े से डिफरेंट सवाल भी देखेंगे, सही है। तो उसके लिए मैं नए सवालों को लगा देता हूं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए वो सभी आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। अगले सवालों में देखो ऐसा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, एक यूपीएस को 2080 रुपए में बेचकर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है, 4% का लाभ होता है। यदि वह इसे 1900 रुपए में बेचता है तो उसको कितनी हानि होगी। और कितनी हानि रुपीज में नहीं पूछी गई है, परसेंटेज में पूछी गई है। मैंने आपसे क्या कहा था, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना, क्वेश्चन की भाषा को समझना बड़ा जरूरी है।
एक बार अगर आपको भाषा क्लियर नहीं हुई तो आप उसको 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे, जब तक उसकी भाषा आपको क्लियर नहीं हो पाएगी, क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर आप नहीं जा सकते। यही नहीं समझ आएगा कि क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करना है, कौन सी वैल्यू लिखूं मैं। क्लियर है इतनी बात? तो क्वेश्चन को पढ़ते हुए आप लोगों को क्या अभी तक परसेंटेज मिला कितना? 4% का उसको लाभ हुआ है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जब कभी भी परसेंटेज आ जाए तो आप इसके लिए 100 मान लें। 100 क्यों मानते हैं? क्योंकि 100 पर किसी भी वैल्यू का परसेंटेज कैलकुलेट करना बड़ा आसान होता है। क्लियर है इतनी बात? तो 100 का यदि हमें 4% कैलकुलेट करना हो तो वो कितना हो जाएगा? 4% होगा। तो 100 इसलिए वैल्यू को माना जाता है जिससे कि हम वैल्यू को बड़े आसानी से कैलकुलेट कर पाए। अब आप यहां पर देखिएगा, यदि उसने कहा है कि उसको 4% का लाभ हुआ है, तो इसका मतलब यदि मैं 100 रुपए क्रय मूल्य मान लूं, दिखाई दे रहा है ना सभी को? 100 रुपए यदि मैं क्रय मूल्य मान लेता हूं तो विक्रय मूल्य 4% लाभ के हिसाब से कितना हो जाने वाला है? 104 रुपए। बस एक बार चीजों को समझना, बाकी तो सारी चीजें आप लोगों को ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आप लोगों को क्लियर होती जाएंगी सारी बातें। क्लियर है इतनी बात? तो देखो सवाल में यहां तक ही इसको पूरा कर लेते हैं। एक यूपीएस को इतने रुपए में बेचकर, तो इसका मतलब बेचने का मतलब क्या हो गया? ये 2080 रुपए सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। तब जाकर मतलब 2080 रुपए में जाकर के बेचा, तब जाकर के उसको 4% का लाभ हुआ। तो पूरे क्वेश्चन में अभी तक हमें क्या नहीं दिया गया? क्रय मूल्य नहीं दिया गया। मतलब उस विक्रेता ने जो यूपीएस को बेच रहा है, हमें अभी तक ये नहीं मालूम कि उसका क्रय मूल्य कितना है। तो देखो क्रय मूल्य कैसे आएगा भाई? हमारे हिसाब में अगर उसका 100 रुपए क्रय मूल्य था, उस यूपीएस का 100 रुपए क्रय मूल्य था, तो यदि वो 4% के लाभ पर बेचेगा तो 104 रुपए का बेचेगा। लेकिन पेपर वाले ने बोला 104 का नहीं बेचा भाई, बेचा है कितने का? 2080 रुपए का। तो जब हम 2080 को 104 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा ये कितने गुने का रिलेशन बनेगा? 20 गुने का। और जैसे ही 20 गुने का रिलेशन बनेगा तो हम यहां से ये कह सकते हैं, इस सवाल के अंदर जो यूपीएस का क्रय मूल्य है, खरीद मूल्य है, वो 2000 रुपए है। क्लियर हो गई इतनी बात? अब पेपर वाले ने बोला यदि वह इसे 1900 रुपए में बेचता है, कहने का मतलब यही 2000 रुपए का यूपीएस, अब उसने अगली कंडीशन ये रखी है कि वो 1900 रुपए में बेचेगा। ये क्या हो चुका है? फिर से नेक्स्ट विक्रय मूल्य हो चुका है। तो बताइए उसको कितने की हानि हुई है? तो सीधी सी बात है, हानि हम तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब हमारे पास क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य तो अब हमारे पास आ चुका है, कितना? 2000 रुपए। 2000 रुपए का सामान यदि कोई व्यक्ति 1900 रुपए का बेचता है, बन चुका है ना छोटा सवाल, बेसिक क्वेश्चन। तो 2000 रुपए का सामान 1900 रुपए का बेच रहे हो, तो आप मुझे बताओ कितने रुपए की हानि हो रही है? 100 रुपए की। और लाभ और हानि की गणना किस पर होती है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य आपने कैलकुलेट कर लिया है, वो कितना है? 2000 रुपए। जब हम इसको कैंसिल करेंगे यहां से, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 5% की हानि हुई है। ये आपके सवाल का उत्तर है। हो सकता है कि मुझे थोड़ा सा क्लियर करने में वक्त लग रहा हो, लेकिन आप एक बार समझिए इस बात को। एक बार पूरे के पूरे प्रॉफिट एंड लॉस को आपने समझना कि आसान है, बस आसान यदि आपने समझ लिया तो सबको आपको आसान लगने लग जाएगा। कभी भी ये मत समझना कि ये टॉपिक हमें समझ नहीं आने वाला है, नहीं, ऐसा अगर आपने अपने दिमाग में बैठा लिया तो फिर कभी नहीं होने वाला। ठीक है, आसान बना के चलिए तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। कौन नहीं जानता कि लाभ हानि आजकल के दौर में आप लोग जब मार्केट में घूमते हैं तब सारी की सारी चीजें लाभ हानि पर ही हैं। कितने रुपए का लाए थे, कितने रुपए में बेच रहे हो, कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करना है, वो सारी चीजें आपको मैंने क्लियर कर दी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अशोक ने पुराने स्कूटर को, अब फील करो आप इस क्वेश्चन को, मान लीजिए अशोक की जगह आप ही बैठे हो और आपने पुराना स्कूटर खरीदा, 4500 रुपए का खरीद कर ले आए आप, और मरम्मत पर मतलब हो सकता है कि उसके अंदर इंजन ऑयल कम हो, या हो सकता है कि उसने डेंटिंग पेंटिंग कराई हो, तो उसका मतलब उसने 500 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर दिए स्कूटर पर। और अगर वो 5800 रुपए में स्कूटर को बेच देता है, स्कूटर सस्ता है, तो लाभ और हानि प्रतिशत बताइए। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को, यदि वो 4500 रुपए में लेकर आया है तो इसका मतलब ये 4500 रुपए उसका क्रय मूल्य नहीं रहेगा भाई। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि अपनी जेब से उसने 500 रुपए और एक्स्ट्रा खर्च किए हैं, अपनी जेब से उसने 500 रुपए और एक्स्ट्रा खर्च किए हैं। 4500 रुपए का तो उसको मिला था। चलने की कंडीशन में
जब स्कूटर सड़क पर दौड़ेगा तो 500 रुपये उसमें और खर्च किए गए, सही है, उसमें थोड़ी सी चमक दमक और की गई जिससे कि उसे लोग खरीद लें, और वही काम किया इसने। चालाक है ये, कौन? अशोक। 500 रुपये उसने और इसमें डाल दिए कि भाई हो सकता है कि मेरा स्कूटर अब ज्यादा का बिक जाए, हुआ यही। तो इसका मतलब अब जो नया जो मतलब क्रय मूल्य बना वो बना है कितना? 5000 रुपये, और यही उसने बेच दिया है किसी दोस्त को, उसके पसंद आ गया स्कूटर, उसने बोला भाई कितने दाम लगा रखे हैं इसने इस स्कूटर के, तो ये वाली बात वो नहीं बताएगा कितने में लेकर आया था, कितना रुपए खर्च किया उसने बोला कि भाई मैं 5800 रुपये में इसको सेल करने को तैयार हूं अभी, तो इसका मतलब 5800 रुपये यहां पर लिखिएगा। विक्रय मूल्य आपके पास है, क्रय मूल्य आपके पास है, तो आप मुझे बताओ कोई भी चीज आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ये पूछा जाए कि लाभ रुपए में बताइए तो आप बता देना कितना रुपए होगा, 800 रुपये का लाभ होगा। लेकिन सवाल में तो ये पूछा गया है ना कि लाभ बताइए परसेंटेज में, परसेंटेज के ऑप्शन है, ये पता चलेगा हमें ऑप्शन से। ये चार दोस्त बड़े ही मदद करते हैं हमें। तो इसका मतलब तो आप ध्यान से देखो, 5000 रुपये का 5800 में बेच रहा है, तो कहने का मतलब लाभ ही होगा, हानि तो होगी नहीं, तो हानि वाले ऑप्शन को काट लो, सही है। इन चीजों को भी आप समझते जाइएगा। 800 रुपये का लाभ हुआ है, लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पर की जाती है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य इसलिए हमने नीचे 5000 रुपये लिखा हुआ है। अब जब काटेंगे इसको तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये हो जाएगा कितना? 16% प्रॉफिट, और 16% प्रॉफिट ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। कौन कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन पेपर में आए और उसको हम ना बना पाए? ठीक है, बस आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो जाएं, बड़े से बड़े सवाल को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज आएगा तो मैंने आपको बता दिया, 100 से आप उसको इस तरह से मैनेज करें। अब आगे सवाल में देख लेते हैं क्या है। एक दुकानदार किसी पंखे को 13% की हानि पर बेचता है, तो कहने का मतलब यदि 100 रुपये का कोई पंखा रहा तब 87 रुपये का यदि हम इसको सेल करेंगे तब 13% की क्या हो गई है? हानि। इतनी बात क्लियर सबको? भाई मैंने आपसे यही बताया है कि 100 माने तो क्वेश्चन आपका ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर अगर 81 रुपये भी मानोगे, उसका अगर 13% की हानि कैलकुलेट करके उधर रखोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन हमें क्वेश्चन को जल्दी आंसर करना है, तो इसलिए हम वैल्यू को ऐसा मानते हैं जिससे कि हम क्वेश्चन को जल्दी बना पाएँ। अब 100 रुपये का 13% कितना होता है? 13 ही होता है, और 100 रुपये में से 13 कम करना है। कम क्यों किया? क्योंकि हानि हो रही है। हमने देखा था पहले क्वेश्चन में 104 लिखा था, वो क्यों लिखा था? क्योंकि उसमें लाभ हुआ था। 100 रुपये से उतना एक्स्ट्रा हम लिखते हैं, उतना ज़्यादा हम लिखते हैं जब लाभ होता है, हानि जब होती है तो हम कम करके लिखते हैं। बस इन चीज़ों को हमें समझना है। तो आप मुझे बताइए, यदि उस क्वेश्चन में अगर 13% की हानि हो रही है तो 87 रुपये का सामान बिका होगा, लेकिन पेपर वाले ने बोला 87 रुपये का नहीं बिका है। भाई कितने का बिका है वो पंखा? 2349 रुपये का। इतनी बात क्लियर है? अब मैंने छोटे सवालों में आपसे यही कहा था, रिलेशन बनता कैसे है? 2349 को 87 से डिवाइड करो। अब डिवाइड करने में यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करना, टाइम वहीं पर हमें लगाना है जिससे हमारे क्वेश्चन का आंसर जल्दी से हो जाए। हो सकता है कि इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेशन करनी भी पड़ जाए, और हो सकता है ना भी करनी पड़े, तो वो सारी बातें हम सीखेंगे। बस एक बार इस पैटर्न को आप समझ लीजिएगा, ये तरीका क्या चल रहा है। अब यहाँ से आप मुझे बताओ, जो रिलेशन बनेगा वही यहाँ पर हमें क्या लेकर आएगा? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2349 डिवाइड 87 मल्टीप्लाई 100। बोलो ये होगा कि नहीं होगा? ये क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। किसका? इस पंखे का। सही है, पंखे का क्रय मूल्य, क्योंकि 2349 डिवाइड में 87, 2349 डिवाइड में 100 डिवाइड में 87 गुणा कितना हो जाएगा? 100 हो गया इतना। अब उसने क्या बोला? उस पंखे का मूल्य बताइए जिसे 28% के लाभ पर बेचा जाए। तो इसका मतलब यही पंखा बेचना है, और पेपर वाला कहना चाह रहा है कि 28% का लाभ हो। आप दुकानदार हैं तो दुकानदार के हिसाब से अगर लाभ हानि समझ रहे हैं तो इस बात को समझ रहे होंगे। पहली बार वो पंखा लेकर आया तो उसने 13% की हानि पर इतने रुपए में बेच दिया। उसने सोचा इस बार मुझे लाभ कमाना है और 28% का लाभ कमाना है, तो मैं इसको कितने का बेचूं? ये सवाल है। मैंने क्या कहा? क्वेश्चन को फील कीजिए आप। तो देखो क्या करना है हमने, पंखे का यहां पर लिखेंगे एक लाइन, पंखे का नया विक्रय मूल्य, और वो कितना रहने वाला है? 2349 डिवाइड 87 मल्टीप्लाई 100,
और आप मुझे बताओ अगर आप 28% के लाभ पर बेचोगे तो लाभ का मतलब कितना हो गया, आप उसको 128 में बेचोगे, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या कर दीजिएगा 128। यदि आपने इसको कैलकुलेट कर लिया तो आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। अब इसको काटने मत लग जाना कि कैसे कटेगा, यहाँ पर ये 3 का मल्टीपल है, इसको काटने लग जाओ 3 से, फिर 3 से। आप एक बात समझो कि हमने कैलकुलेशन के एक अंक में या फिर अन्य कैलकुलेशन ट्रिक में हमने यही सीखा था कि क्वेश्चन में हमें सबसे पहले देखना है कि ये संख्या कहीं 9 से, 11 से, 13 से, 19 से विभाजित तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो मेरे क्वेश्चन का आसान सा आंसर आ जाएगा। ये देखो 9, 4, 3, 7 और 2 9, तो इसका मतलब 9 से डिवाइड होने वाली संख्या ही आपके क्वेश्चन का आंसर होगी। वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा जो 9 से विभाजित होता हो। और 9 से विभाजित होने के लिए मैंने आपको रूल पहले बता रखे हैं। 9 से वह संख्या विभाजित होती है जो 9 बने, 18 बने, 27 बने, क्योंकि 9 के गुणक हैं। आप मुझे बताओ 5 और 5 10 और 3 13, 13 क्या 9 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। 5 और 3 8 आता है क्या? नहीं आता। 9 के पहाड़े में 8 नहीं आता। 5 और 3 8 और 2 10, 10 भी नहीं आता। इसको चेक करते हैं, 5 और 3 8, 6 और 4 10, इसका मतलब 18, ये आता है। 18 9 के पहाड़े में आता है। ये आपके सवाल का आंसर आ चुका है। अगर आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो देखो पूरा भी आंसर आ जाएगा। सही है। कैसे कैलकुलेट करोगे? आप इसको 3 से काटोगे, फिर 3 से ऊपर कट जाएगा, फिर उसके बाद जो भी संख्या बचेगी आप उसको बड़ी आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये काटना तो आप लोगों को समझ आ ही रहा होगा, बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको काटने भी लगा तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। सही है, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, आंसर यहाँ से भी कैलकुलेट करेंगे तो भी आपके क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 3 4 5 6। अब कई लोग ये कह रहे होंगे कि अगर यहाँ पर 9 के गुणक अगर 2 होते तो हम क्या करते? तब इसके लिए हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल करते, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अप्रोक्सीमेशन से भी अगर क्वेश्चन ना हो तो फिर एक अंक वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, और अगर सारे रास्ते बंद हो गए तो फिर हमें वहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और ये बहुत कम चांसेस होते हैं जहाँ पर हमें कैलकुलेशन करनी पड़े। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब बढ़ते हैं कुछ नए सवालों की ओर। आइए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर चलते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा टॉपिक चल रहा है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में, कि यदि कोई विक्रेता 69 रुपीज में तरबूज को बेचता है तो उससे 8% की हानि होती है। यदि वह 16% लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे किस कीमत पर उसे बेचना चाहिए? अब जनरली आपने ऐसे सवाल देखे होंगे, तब करने का जो तरीका होगा मैंने आपको क्या बता रखा है। शुरुआत से आप लोग इस वीडियो पर हैं और सारी की सारी बातें आप लोगों को समझ आ रही हैं। सही है, तो इस क्वेश्चन को भी देखो उसी तरीके से अटेम्प्ट किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो 69 रुपीज का अगर तरबूज को बेचा गया है, फील करना है हमें प्रॉफिट एंड लॉस। मान लीजिएगा एक मैं दुकानदार हूं, एक विक्रेता हूं, और मैं एक तरबूज अब यहां पर बेच रहा हूं, तो 69 रुपीज का अगर तरबूज बेच रहे हो तो 8% की हानि हो रही है। मैंने आपसे क्या कहा? परसेंटेज अगर क्वेश्चन में दिखाई दे तब आपने 100 मान करके, मान लीजिएगा 100 क्या है? 100 क्रय मूल्य है, 100 खरीद मूल्य है, 100 क्रय मूल्य मान करके क्वेश्चन को एडजस्ट करना है। अगर प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, तब आप उतना परसेंट आपने जोड़ देना है। अगर हानि होती है तो उतना परसेंट घटा देना। बस ये छोटी छोटी बातें हैं, बेसिक बातें हैं। क्वेश्चन आप लोग बड़े आसानी से कर पाएंगे। कैलकुलेशन के तरीके आप लोग जानते हो, देखो किस तरीके से किया जाएगा। अब देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, इस क्वेश्चन को जब आप एक बार प्रॉफिट एंड लॉस पूरा फिनिश कर लोगे यहाँ से, तब पेपर के अंदर केवल आपने इतना लिखना पड़ेगा, 69 डिवाइड में यहाँ पर लिखोगे आप 92 मल्टीप्लाई 116, बस ये आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? इतना काम आपने करना पड़ेगा। लेकिन इस जगह पर आने के लिए थोड़ी सी हम मेहनत कर रहे हैं, जिससे कि हम क्वेश्चन को समझ पाए, और समझना ही मेन काम है हमारा। तब ध्यान दीजिएगा, 100 रुपये अगर मैं क्रय मूल्य मानता हूं इस तरबूज का, तब ये 8% की अगर हानि पड़ जाएगा तो इसका मतलब 8% हम कैलकुलेट करेंगे 100 का, और वो कितना होगा? 8 रुपये। और 100 रुपये में से यदि हम 8 रुपये कम करेंगे तो कितने का होगा? 92 का। यदि तरबूज का क्रय मूल्य 100 रुपये था तो उसको अगर 8% की हानि में यदि आपने बेचना है तो वो कितने का बेचा जाएगा? 92 रुपये का। क्लियर हो गया? अब लेकिन पेपर वाले ने बोला कि भाई 92 का नहीं है, वो 69 रुपीज़ का है। मैंने कहा भाई ठीक है, आपने कहा है 69 रुपीज़ का, तो हम 69 से मैच करा देंगे। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पर हम रिलेशन बनाएंगे 69/92 का। तो 69/92 का यहाँ पर रिलेशन बनेगा। तो आप मुझे बताइए ये क्या आ चुका है? ये क्या आ चुका है? तरबूज का, आप लिख लीजिएगा, तरबूज का क्रय मूल्य। इतनी बात क्लियर?
अब समझने वाली बात है, नोट्स आप बना रहे हो तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने नोट्स में आप प्रॉपर ऐड करते जाइएगा, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको इस तरह के बेसिक सीरीज के जो सवाल हैं वो कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर गलत ना हो। बस हो सकता है कि पेपर वाला बस वैल्यू को चेंज करे और आप वैल्यू को चेंज करके भी आंसर को बना पाए। अब उसने बोला कि यदि वह 16% के लाभ पर उसको बेचना चाहेगा तो इसका मतलब 116। क्यों? क्योंकि 100 रुपए का वैल्यू को 100 माना इसलिए जाता है, हम यहाँ पर 800 भी मान सकते हैं, हम 81 रुपए भी मान सकते हैं, लेकिन हम 81 रुपए का जल्दी से 16% मतलब जितना जल्दी हम 100 पर कैलकुलेट कर पाएंगे उतना हम 81 पर या किसी अन्य वैल्यू पर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। 1000 मानना चाहें तो 1000 मान सकते हैं, उस तरीके से। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं 100 रुपए का सामान अगर 16% के लाभ पर बेचूंगा तो कितने का बेचूंगा भाई? 116 का बेचूंगा, 16 रुपए एक्स्ट्रा। तो पेपर वाले ने ये बोला था कि उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या आ चुका है, तरबूज का क्रय मूल्य। हम इसको कैलकुलेट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास 3 तरीके चल रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन, गुणक भी यहां पर काम कर रहे हैं, एक अंक भी यहां पर काम कर रहा है। इन तीनों के बाद अगर कोई बाद में अगर कैलकुलेशन वाला पार्ट अगर बच जाता है तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, सही है। लेकिन उससे पहले हमारे उन 3 जो मेथड चल रहे हैं उनसे आंसर बड़े जल्दी से आ जाते हैं, ठीक है। बस उन चीज़ों को बस एक बार देखना है, समझना है, ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं न्यू सेलिंग प्राइस। तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई 69/92, ये क्रय मूल्य है, मल्टीप्लाई 116 से करने वाले हम लोग। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस कैलकुलेशन को करने के लिए आप जल्दी से टूट मट पड़ना यहाँ पर कि यहाँ पर 2 से काटा फिर 2 से काटा। आप ही थोड़ी देर के लिए रुकिए, रुकने के बाद आप यहाँ पर ये देखिएगा, ऊपर से 6 आया, ऊपर से 7 आया, सॉरी 8 आया, मल्टीप्लाई 5 आया। ये बातें उन लोगों को समझ आएंगी जो प्लेलिस्ट में जाकर के जिन लोगों ने एक अंक को बारीकी से देखा है, सही है। वहाँ पर मेरी थोड़ी सी साउंड की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, उसको भी जल्दी से वहाँ पर ठीक कर दिया जाएगा, आप उसकी टेंशन ना लें, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे ना तो सारी चीज़ें आपको समझ आने वाली है। अब यहाँ से अगर कैलकुलेट करें, ये हो चुका है 40 मतलब 4, और ये हो चुका है 6 चौक 24, 24 मतलब 6 मेरे सवाल का आंसर आना चाहिए। आप मुझे बताओ, यहाँ से तो 1 आ रहा है, गलत है। यहाँ पर 8 3 11 मतलब 2 आ रहा है, गलत है। 8 7 15 15 मतलब कितना होता है 6, ये सही है। और ये कितना है 7, मेरे सवाल का आंसर आ चुका है, ठीक है। कैलकुलेशन को देखकर घबराना मत, सही है। कैलकुलेशन हम बड़ी फास्ट करते हैं, बस आपने भरोसा बनाए रखना है, सारी चीज़ें आप लोगों को आसान दिखाई देंगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल पाए। भाई लगभग 90 के आसपास हमारी वीडियो चैनल पर पब्लिश कर दी जा चुकी हैं, आप उनको भी देखेंगे तभी जा करके उस स्पीड को मेंटेन कर पाएंगे, सही है। सारे टॉपिक को आपने अच्छे से लेकर चलना है। मैंने आपसे क्या कहा था, नंबर सिस्टम टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे मैथमेटिक्स का हेड है, वो पूरे मैथमेटिक्स को कवर करके रखता है, और उसके टेक्निक, उसकी जो फंडे हैं वो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिए हैं। एक अंक भी बताया, कैलकुलेशन की ट्रिक्स भी बता रखी है, वो सारी चीज़ें आपने पहले देखनी है। अब देखो लाभानी में उसका काम आ रहा है, वरना फंस जाएंगे हम, है ना। एक दुकानदार किसी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 18% लाभ पर 2714 रुपए में बेचता है, उस वस्तु की कीमत क्या होगी यदि उसे 39% हानि पर बेचा जाए। फील करें इसको, क्वेश्चन को। उसने क्या बोला, मान लीजिएगा आप दुकानदार हैं, आपने एक सामान, कोई भी सामान है, कोई भी वस्तु है, 2714 रुपए में बेच दी है और आपको 18% का लाभ हुआ। जब आपने घर पे कैलकुलेट किया तो 2714 रुपए में बेचने पर 18% का लाभ आपको हो गया। अगली बार आपने दिमाग लगाया कि मैं इस सामान को कितने परसेंट, इस सामान को अगर मैं 39% की हानि पर अगर बेचना चाह रहा हूं तो इसको कितने में बेचना होगा मुझे। तो ये क्वेश्चन बना, और ये क्वेश्चन यदि बना तो पेपर में पूछा गया। अब मैं लाइन से अगर लिखूं तो आप लोग समझ रहे होंगे, व्हाइट बोर्ड पर उतना स्पेस भी नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या करने वाले हैं, हम यहां पर देखो क्या करने वाले हैं, 100 रुपए, 118 रुपए। अब इसमें कोई टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए, कोई भी परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। यहां पर लिखेंगे आप 61, ये 61 कहां से आया, 31% हानि, ये 118 कहां से आया, 18% लाभ। प्लस मतलब मैंने प्रॉफिट से दर्शाया है और माइनस मतलब मैंने हानि को दर्शाया है। अब आगे चल लेते हैं, यहां पर किसका मान दिया गया, ये क्या है भाई, क्रय मूल्य। ये आपका विक्रय मूल्य है तब का जब आपका 18% का लाभ हुआ था। ये विक्रय मूल्य है तब का जब आपको 39% की क्या हुई थी, हानि होने वाली है।
तो सीधी सी बात है, हम क्वेश्चन को अगर रीड करें, मैंने आपको बता भी रखा है, क्वेश्चन समझाने में, क्वेश्चन को क्लियर करने में मुझे थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन एक बार अगर क्वेश्चन आपने देख लिया तो फिर आसान आप लोगों को लगने लग जाएगा। 2714 रुपये का जब उसने बेचा था तो 18% का लाभ हुआ था, लेकिन मेरे हिसाब से तो 118 का हो रहा है, तो इसका मतलब पेपर वाले ने बोला कि 118 नहीं है, वो 2714 है। मैंने कहा भाई ठीक है। तो यहाँ से रिलेशन बनाएंगे, फिर से देखो रिलेशन यही बनेगा और सब जगह इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग, और सब जगह मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ पर क्या बताएंगे, न्यू सेलिंग प्राइस। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, न्यू सेलिंग प्राइस बेसिक पार्ट से ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 61 मल्टीप्लाई 2714 डिवाइड में कितना, 118। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल है। सारे के सारे नए सवालों पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिएगा ध्यान देते हैं आगे। ये आपको क्या दिखाई दिया, 9 के बाद यहाँ पर 7, ये हो जाएगा 5, 7 पंजे हो चुका है 35 मतलब ये हो चुका है 8 आपके सवाल का आंसर आना चाहिए। यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, 4 3 7 और 1 8, ये आपके सवाल का उत्तर होगा। कैलकुलेटर आपके पास है घर पे, पेन चलाना भी आपको अच्छे से आता है, कैलकुलेशन भी आपको आती है, मुझे इतना विश्वास है, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा कि आपके सवाल का उत्तर यही है, और अगर यही है तो फिर हमारी कैलकुलेशन की सारी ट्रिक जो हमने सीखी है वो बिल्कुल ठीक है। सही है भाई। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अभी भी मज़ा नहीं आ रहा तो फिर पता नहीं कब आएगा। मज़ा तब आएगा, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब मिलेगी जब आप अपने डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर चुके होंगे। सही है। और एक दिन मैसेज जब मेरे पास, जैसे काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आते हैं कि सर मेरा उस डिपार्टमेंट में हो चुका है, सही है, तो बड़ी खुशी मिलती है। हम भी मेहनत कर रहे हैं, देखो बिना मेहनत करे तो आप लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही है ना। मेहनत तो की जा रही होगी, क्वेश्चन को रब भी किया जा रहा है, क्वेश्चन को बार बार लिखा भी जा रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, सही है। लेकिन हम लोग आप लोगों के साथ बने हुए हैं। बस आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है, नए व्यूवर्स हैं इस वीडियो पर तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, जिससे कि भविष्य में कोई भी अगर वीडियो यहाँ से शूट करके आप तक पहुँचाई जाती है तो सबसे पहले आपके पास तक पहुँचे। और जितना हो सके उतना प्रमोट कर दीजिएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन को इसी तरीके से, इसी अंदाज में करने वाले हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक विक्रेता ने 40 दर्जन, अब देखो अभी तो छोटे सवाल चल रहे हैं, दर्जन आ गया। ये दर्जन का मतलब क्या हो गया, दर्जन का मतलब हो गया एक दर्जन में होते हैं कितने, 12। अब ये मत कहना कि आपको नहीं पता, सबको पता है इस क्लास में, जितने भी इस समय क्लास देख रहे हैं और जो इस समय बैठे भी हैं वो सब जानते हैं इस बात को, दर्जन में कितने होते हैं, 12। ये छोटे छोटे वर्ड्स आपको पता है, लेकिन हम उनको अप्लाई नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा हो पहली बार कि मैथमेटिक्स मेरे लिए थोड़ा सा टफ है। टफ नहीं है, आपने अभी इस रास्ते पर चलना स्टार्ट नहीं किया। जब आप इस रास्ते पर बार बार चलोगे, बार बार चलोगे, तो आपको इस रास्ते पर, मैं अगर आपसे कहता हूं कि अगर मुझे इलाहाबाद जाना है तो इलाहाबाद के लिए मुझे यही नहीं पता कि इलाहाबाद से मुरादाबाद, मुरादाबाद से इलाहाबाद कैसे जाया जाएगा। अगर मैं पहली दफ़ा जाता हूं तो हो सकता है किसी के सहारे अगर जाऊं तो मुझे शुरुआत में दिक्कत हो सकती है अपनी डेस्टिनेशन को खोजने में। लेकिन अगर उसी रास्ते पर अगर मैं मुरादाबाद से इलाहाबाद अगर मैं 10 बार 20 बार निकल गया और उसके बाद अगर मुरादाबाद के प्लेटफॉर्म पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ और मुझसे पूछ रहा है कि मुझे इलाहाबाद जाना है, तो मैं उसको तुरंत हाथ पकड़ूंगा कि मेरे साथ चलो। तो यही बात है, आपने बस बार बार चीज़ों को समझना है, बार बार उसी रास्ते पे चलते जाना है। एक दिन ऐसा होगा कि आपको उस रास्ते पर सारे के सारे, आपने नहीं देखा जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो कोई ना कोई जब आपके बाजू बैठा रहता है तो वो कहता है कि देखो अब बरेली आने वाला है। वो कैसे पता चलता है? एक्सपीरियंस। तो यही अनुभव, यही सारी चीज़ें आपने क्वेश्चंस में डालनी है, क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना है, इतना बना देना है जितनी भी किताबें हैं आपके पास, 1 या 2 आप लाभ हानि को फिनिश कर दीजिएगा। अभी तो बेसिक पार्ट चल रहा है, इसके मज़ेदार सवाल आएंगे। अभी नींबू बेचेंगे हम, संतरे बेचेंगे, ठीक है, वो भी देखेंगे। चलिए, एक विक्रेता ने 40 दर्जन, तो दर्जन का मतलब 12, ठीक है, 250 के खरीदे, उनमें से 30 केले। एक विक्रेता ने 40 दर्जन केले 250 रुपये में खरीदे, उनमें से 30 केले खराब हुए थे, उन्हें नहीं बेचा जा सका, खराब हुई चीज़ नहीं बिकती है। उसके बाद उसे शेष केलों को प्रति दर्जन के दर पर, किस दर पर बेचना चाहिए जिससे उससे 20% का लाभ हो जाए। 20% का सबसे पहले तो लाभ का मतलब 10 रुपये का यदि सामान था तो कितने का बेचना है आपने? 12 रुपये का। बस यहाँ पर इस तरह से लिख दीजिएगा। अगर 100 लिखना है तो उसको 120 लिख देना, अगर 1000 लिखना है तो उसको 1200 लिख देना। क्लियर हो गया? इतनी बात मैंने लिख दी है, ठीक है। ये मुझे पता करना है, मतलब मुझे किसका मान कैलकुलेट करना है भाई? 12 का। बस इस 12 पर पहुंचना है और इन चीज़ों का मुझे सहारा लेना है, ठीक है। चलते हैं। 40 दर्जन का मतलब ये हो गया कि 40 दर्जन लेकर आया था वो कितने रुपए में भाई? 250 रुपए में।
अब पेपर वाला बड़ा चला के 250 को 40 से नहीं काटने दे रहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, मत काटने दे, मैं आगे देख लूंगा इसको, ठीक है। काटोगे तो पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं जब तक हम लास्ट तक ना पहुंच जाएं। तो इसका मतलब 1 दर्जन का जो मान आएगा भाई, 1 दर्जन का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 25/4। क्लियर है इतना, सबको समझ आ रहा होगा। आगे चल लेते हैं। उनमें से 30 केले आपके क्या हो चुके हैं, 30 केले खराब हो जाते हैं, तो इसका मतलब 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 केले। यहां पर लिख लेते हैं 12 केले। 12 किलो का मूल्य कितना आ चुका है, 25/4। इतनी बात सबको समझ आ गई। अब देखो उसने बोला कि शेष केलों को कितने दर पर बेचा जाए, जिससे कि मतलब प्रति दर्जन पूछा है, प्रति दर्जन पूछा है आपसे, कितने मतलब 1 दर्जन का मूल्य बताना है, 1 दर्जन का मूल्य बताना है। जब 20%, मुझे क्लियर करने में थोड़ा सा समय लग सकता है, 20% का लाभ हो और 1 दर्जन का मूल्य बताना है, तो इसका मतलब यहाँ पर 12 किलो का मूल्य कितना है, 25/4 है, मतलब 1 दर्जन का मूल्य कितना है, 25/4 है। आप इन दोनों चीज़ों को आप लिखेंगे तो मैं आपको बताऊं क्वेश्चन आप लोग हो सकता है कि इसमें ट्रैप हो जाए। ये क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। आप तुरंत जल्दी से पेपर में जा करके आप क्या करेंगे, 250 रुपये का 20% कैलकुलेट करेंगे, और 250 रुपये का 20% कैलकुलेट करेंगे तो आप मुझे बताओ कितना रहने वाला है, 25 दूनी 50, इसका मतलब 50 रुपये एक्स्ट्रा, तो कितना हो गया ये, 300 रुपये। क्लियर है इतनी बात। अब ये 300 रुपये क्या मतलब हुआ भाई, जो चीज खराब हो चुकी है उसका पैसा तो हमें नहीं मिलने वाला ना, तो जो भी हमें प्रॉफिट मेकिंग करनी है वो कहाँ पर करनी है, 250 पे करनी है। तो इस 250 रुपये का ही मैंने जो खराब मेरे पास केले थे मैंने उनका आकलन नहीं किया, मैंने 250 रुपये का सीधा 20% निकाला, तो वो कितना हो चुका है, 300। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, 40 दर्जन का मतलब यही हो गया भाई, 12 चौक कितना हो चुका है, 480, और 480 में से 30 दर्जन आप 30 केले मतलब 450 केले शेष बचे हैं। यहां पर लिख लेना शेष केले। 480 में से हमने 30 केले माइनस कर दिए तो वो कितना हो चुका है, 450। ये बेसिक सीरीज का ही वो सवाल है जो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। तो 450 केले 300 रुपए के, ठीक है, और 450 केले अगर 300 रुपए के, तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, 300 रुपए 450 केले हैं, 300 रुपए में 450 केले हैं, मुझे 12 किलो का मूल्य बताना है। 12 केले मतलब 1 दर्जन का मुझे मूल्य बताना है, प्रति दर्जन का। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। सही है। जब हम इसको काटेंगे आपको ध्यान होगा, मैंने कई बार इस चीज़ को बताया कि जब नीचे 9 आ जाता है तब हम वहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, और यहाँ पर कैलकुलेशन करना हमें पड़ेगा। अब देखो ये काट लेते हैं इसको किससे भाई, 15 का डबल हो चुका है 15 या 45, और 3 का हो चुका है 4 गुना, और 4 का डबल कितना हो चुका है, 8 रुपये। ये आपके सवाल का उत्तर है। ठीक है, एक बार दोबारा से आप एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, सारी बातें समझ जाएंगी। वीडियो 250 रुपये का सामान 300 रुपये में बेचने वाले थे, लेकिन हुआ क्या, 30 केले आपके खराब हो गए थे, तो कितने केले बचे, 450। अब मार्केट में आपने जो ठेले पर जो केले रखे हुए हैं वो 450 केले हैं, और 300 रुपये में आपने बेचने हैं, ये आपका टारगेट है। सही है। कहते हैं ना किसी बिजनेस को अगर आगे बढ़ाना है तो उसकी जानकारी हमें होना चाहिए। अगर ये जानकारी हमारे पास नहीं है तो हम केले का बिजनेस भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अभी ये प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत है, अभी तो क्वेश्चन से स्टार्ट हुए हैं, अभी तो ये बेसिक पैटर्न पर ये सवाल क्वेश्चन हमने बनाया है। तो आप लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा। आप सोचिएगा डिपार्टमेंट आप आज से ही ज्वाइन कर चुके हैं, आज से ही आपने मेहनत करनी है, और किसी के बहकावे में या कोई अगर आपसे ये कहता है तो उससे मैथमेटिक्स नहीं हो, क्यों नहीं हो पाएगा। जितनी बातें मैं आपसे बोलता जाता हूँ बस उतनी बातों को आप समझते जाइएगा, और ये सब अनुभव है। मैंने काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हुए हैं, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं, हर चीज़ को मैंने एक ओपन बुक की तरह आपके सामने पेश किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स में आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, वो आप लोगों के अंदर है वो पोटेंशियल। कौन नहीं जानता बताइएगा, 18 की मल्टीप्लाई अगर मैं 34 से करूं, इस क्लास में जितने भी क्लास में बैठे हुए सब लोग जानते हैं कैसे कैलकुलेट होता है। अगर 34 की एडिशन अगर 18 से कराया जाए तो सब जानते हैं कैसे होता है। अगर यहाँ पर भाग भी दिया जाए तो सब जानते हैं, छोटी क्लासों में सब जानते थे ना। बाकी तो मैं आपसे कह रहा हूँ क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़िएगा, उसको पढ़ने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, और उसके बाद तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो सब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लाभ हानि किस किस तरीके से हम एडजस्ट कर रहे हैं, जो भी इस समय मार्केट में चीजें होती हैं क्या हम नहीं जानते भाई। 10 रुपए का सामान लेकर आए 11 रुपए का बेच रहे हैं, लाभ हो रहा है। 10 रुपए का सामान लेकर आए 8 रुपए का बेच रहे हैं तो हानि हो रही है। तो ये बातें तो सब आप जानते हैं, आप सबको मालूम है।
तो हम क्यों नहीं प्रयास कर रहे ऐसे सवालों को करने का, क्यों नहीं प्रयास कर रहे हम एक अच्छे डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने का। और कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ लिखने के बाद एक डिपार्टमेंट ही ज्वाइन हो, इसमें भी आप लोगों को टेंशन नहीं, बहुत काम है करने के लिए, बहुत काम है। लेकिन वहाँ पर इन्हीं मैथमेटिक्स का, इसी कंसेप्ट का, इसी मैथमेटिक्स का आप इस्तेमाल करके बड़े से बड़ी चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना काफ़ी है, प्रॉफिट एंड लॉस इतना काफ़ी है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, सही है। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं और सवाल कराऊँ, लेकिन अगली वीडियो में हम देखेंगे नया टाइप, और बड़ा ही उम्दा टाइप, बड़ा ही खतरनाक टाइप, जिसके सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक जरूर पूछा जाएगा। यहाँ से भी सवाल आएंगे, इस पर इग्नोर मत करना इसको। मैं तो कहता हूँ कि पूरा टॉपिक आप बार बार देखिए, 2-3 बार देखिएगा। चैनल को प्रमोट करते रहें, आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कॉलर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल।